चलिए चाय पर चर्चा में खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको हम सबसे पहले लिए चलते हैं छोटा कश्मीर के नाम से मशहूर उत्तराखंड के मुंशियारी, जहां इन दिनों उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति का मेला लगा हुआ है, जिसका नाम है मुंशियारी महोत्सव। देखिए, मुंशियारी महोत्सव उद्घाटन के मौके पर ढोल नगाड़ों की थाप पर लोक कलाकारों ने अनोखे रंग बिखेरे और मुंशियारी की सुंदरता में चार चांद किस प्रकार लगाए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप भी देखिए। उत्तराखंड का मुंशियारी यानी उत्तराखंड का छोटा कश्मीर, जहां बर्फ से ढकी चोटियां हैं, खूबसूरत वादियां हैं और प्रकृति का मनोहर सौंदर्य है। तिब्बत और नेपाल सीमा के करीब ये पहाड़ी शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उसी मुंशियारी में इन दिनों उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति का मेला लगा है। 3 दिनों तक चलने वाले मुंशियारी महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की संस्कृति के इस उत्सव का उद्घाटन किया। यह अत्यंत ही गौरवशाली पल है कि मुझे इस 8 वर्ष पूरे होने पर मुंशियारी महोत्सव, जो कि विश्व विख्यात महोत्सव के रूप में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये यही आकर समझा जा सकता है कि सार संसार एक मुंशियार क्यों कहा जाता है। मुंशियारी महोत्सव में उत्तराखंड के लोक संगीत की झलक दिखती है। स्थानीय लोक गीतों की धुन पर पारंपरिक पहाड़ी लिबास में नृत्य करते लोगों ने विरासत संजोने के इस जश्न को और भी यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी ने संस्कृति के इस महोत्सव को और भी खास बना दिया। इलाके के पूर्व विधायक हरीश धामी ने ढोल नगाड़ों की थाप पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुंशियारी के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। मुंशियारी का सौंदर्य पूर्णिमा की रात में चमकने वाले उस चंद्रमा की तरह है, जो अपनी आभा से समस्त जगत को, समस्त पृथ्वी को कांतिमान कर देता है। यह ज्वार की पावन भूमि जहां नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, वहीं इसका इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। मैं बचपन से ही इस क्षेत्र की जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसके प्रति बहुत आकर्षित रहा हूं। बहुत मेरा यहां से मोह रहा है। महोत्सव में सीएम धामी की अगवानी के लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए इलाके की महिलाओं और लड़कियों ने कलश यात्रा का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के पाली में जब भगवान परशुराम की अमृत भारत रथ यात्रा पहुंची तो पूरा माहौल बदल गया। लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। जी हां, परशुराम यात्रा के दौरान लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश की। इस दौरान शहर के लोगों ने झूमकर, नाचकर, गाकर उनका साथ दिया। पाली की धरती पर ये उत्सव का उल्लास है। भारत की संस्कृति का रंग है। राजस्थान के इस प्राचीन शहर में जब लोक संस्कृति को समेटे अमृत भारत रथ यात्रा पहुंची तो सारा शहर मानो उत्सव के रंग में रंग गया। पाली की धरती पर एक तरफ लोक कलाकारों के करतब थे तो दूसरी ओर संगीत से पूरा माहौल गूंज रहा था। उत्सव के इस उल्लास में मगन ये यात्रा कोच्चिपुरम से चलकर कई राज्यों का सफर तय करके पाली पहुंची, जहां इस
यात्रा का भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। रथ जो आ रहा है भगवान परशुराम जी का, ये रथ कोच्चीपुरम से रवाना हुआ था, जो महाराष्ट्र गुजरात होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रवेश किया, जो कल उदयपुर और काकरोली था। आज काकरोली से पाली जिले में देसूरी होते हुए फालना बाली से पाली में प्रवेश किया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा बन रही है। इस प्रतिमा को 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। प्रतिमा स्थापना के इसी प्रण और जनवरी में होने वाले भव्य समारोह के साथ ही यात्रा कई राज्यों से गुजर रही है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों से होते हुए जब यात्रा पाली पहुंची तो यहां इस यात्रा का स्वागत राजस्थानी अंदाज में हुआ। शहर के रास्तों से गुजरते हुए ये यात्रा रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां सिर पर साफा बांधे समाज की महिलाओं ने ढोल थाली पर जमकर नृत्य किया। रथ का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनवरी के अंदर जो बड़ा जयपुर में प्रोग्राम है 8 जनवरी का, उससे पहले सभी को चावल देने के लिए, वो निमंत्रण देने के लिए रथ रवाना हुआ है, जो प्रत्येक ब्रह्म को और सर्व समाज को वो चावल देकर के और निमंत्रण देंगे। कोच्चीपुरम से रवाना ये रथ पाली से होते हुए कई और शहरों से गुजरेगा। जाहिर है ये उत्सव और उल्लास का वो रंग है जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान को कायम रखा है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 3 दिसंबर को ड्रोन कैमरे से खींची गई एक तस्वीर शेयर की है। ऊपर से ली गई इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंच चुका है और मौजूदा समय में मंदिर निर्माण की स्थिति क्या है। इसमें गर्भगृह के निर्माण के साथ अब मंदिर के तराशे गए खंभे भी खड़े किए जा रहे हैं और तस्वीरों में तराशे गए खंभे दिखाई भी दे रहे हैं, यानी कि राम मंदिर का वो फाउंडेशन तैयार हो चुका है जिस पर अब प्रथम तल के छत के लिए खंभों का आधार खड़ा किया जा रहा है। 2024 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर भले ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन मंदिर पूरी तरह बनकर 2025 में तैयार होगा। आंध्र प्रदेश के श्री कलथरेश्वर मंदिर की खास सजावट की गई थी, क्योंकि यहां पर विशेष पूजा पाठ के लिए विदेशी मेहमान पहुंचे थे। पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। जी हाँ, देखिए, तिरुपति से 36 किलोमीटर दूर इस मंदिर ख्याति को दूर दूर तक काफी फेमस माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये राहु केतु का क्षेत्र है। यही नहीं, इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। आस्था और आध्यात्म का केंद्र श्रीकलाहस्ती मंदिर एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का ऐसा जादू कि विदेशी भी इससे बच नहीं पाते। आस्था और आध्यात्म के रंगों में लिपटी हैं ये विदेशी महिलाएं, जिन्हें भा गया है सुकून और शांति का ये रंग। भारतीय संस्कृति में ये इतनी रच बस चुकी हैं कि यही अब इनकी असली पहचान बन चुकी है। ब्राजील से आए 22 भक्तों का ये दल अब आत्मा और परमात्मा के सच को जानने के रास्ते पर निकल पड़ा है। मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही खास, क्योंकि आस्था और आध्यात्म के इस अनोखे केंद्र में भगवान शिव की आराधना पूरे उत्साह के साथ होती है। विधि विधान से बाबा की पूजा की जाती है। पहले बाबा भोलेनाथ को दूध, घी, दही और शहद से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। आंध्र प्रदेश का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव के साथ ही राहु काल और काल सर्प की भी पूजा होती है।
मंदिर को अतीत और वर्तमान जीवन के सभी पापों को धोने के लिए शक्तिशाली दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है। इसलिए मंदिर में राहु काल और काल सर्प की पूजा का विशेष महत्व है। दूर दूर से लोग इस खास पूजा में शामिल होने और काल सर्प की शोभा यात्रा में शामिल होने बाबा भोलेनाथ के धाम पर पहुंचते हैं, जो तिरुपति शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर श्रीकालाहस्ती में मौजूद है। इस मंदिर को दक्षिण भारत में भगवान शिव के तीर्थ स्थानों में अहम स्थान दिया जाता है। यही वजह है कि इसे दक्षिण का कैलाश या दक्षिण काशी नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 के सम्मेलन को शानदार बनाने के लिए आपको बता दें, जहां सभी दल और राज्य एक साथ हैं, वहीं G20 शेरपा समिट में राजस्थानी रंग साफ नजर आ रहा है। देखिए, 29 देशों के 43 शेरपा राजनयिकों ने राजस्थान के उदयपुर में बैठक की। इस दौरान इन विदेशी मेहमानों को जब साफा पहनाया गया तो माहौल में राजस्थानी रंग कैसे भरा, वो देखिए। राजस्थानी साफों ने मुहा विदेशी मेहमानों का मन। G20 मेहमानों ने बांधी पगड़ी। राजस्थानी साफा की दिखी धमक। झीलों की नगरी उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर वहां पहुंचे अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को साफा बांधकर सम्मानित किया गया। असल में राजस्थानी परिवेश में साफा का काफी महत्व है। इसका गौरवमयी इतिहास रहा है। इसी धरोहर से पूरी दुनिया को रूबरू कराने के इरादे से वहां बीकानेर के साफा आर्टिस्ट पवन व्यास को भी न्योता दिया गया था। मैंने 3 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं और सबसे पहला रिकॉर्ड था दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी, जो आप हमारी अंगुली में ये देख सकते हैं, और उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी जो आप यहां पर देख रहे हैं, और तीसरा जो रिकॉर्ड है वो 1 घंटे में सबसे ज्यादा पगड़ी, 1 घंटे में 205 पगड़ी बांधकर एक रिकॉर्ड बनाया। तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं। साफा बांधने पहुंचे कलाकारों ने अपने हुनर से कुछ ही मिनटों में विदेशी मेहमानों को सुंदर पगड़ी पहना दी। राजस्थान के गौरव में पारंपरिक साफा बांधने के बाद विदेशी मेहमान भी काफी उत्साहित नजर आए। I'm feeling very well. It's a magical event today. It is very fantastic. इससे पहले ये विदेशी मेहमान वहां राजस्थान के पारंपरिक कपड़ों की खरीदारी करते हुए दिखे। किसी ने अपने लिए जैकेट खरीदी तो किसी ने शॉल। काफी देर तक खरीदारी का ये दौर चलता रहा। इसी दौरान उन्होंने अपने लिए साफा भी पसंद किया। इस मौके पर पवन व्यास ने विशाल पगड़ी बांधी। उन्होंने करीब 478 मीटर साफा को बांध कर दिखाया। विदेशी मेहमानों ने इस बड़ी पगड़ी के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस खास पलों को यादगार बनाने के लिए वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थानी लोक कला के अलग अलग रंग देखने को मिले। कलाकारों ने अपनी अदाकारी और अभिनय से विदेशी मेहमानों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मौजूद कई विदेशी मेहमान कला और संस्कृति के इस अद्भुत संगम को अपने मोबाइल में कैद करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। I hope you enjoy the rest of the evening. नमस्कार and जय हिंद। और अब आपको लिए चलते हैं मामा की पाठशाला में। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक स्कूल में सीएम शिवराज पहुंचे तो पूरा नजारा ही बदल गया। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां बच्चों के साथ बच्चे बन गए। उन्होंने बच्चों से बात की और उनके साथ मस्ती करने में भी पीछे नहीं रहे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बच्चों से लगाव किसी से छिपा नहीं है। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि बच्चे उन्हें प्यार से मामा कहकर बुलाते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सिरोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अनूठा अंदाज देखने को मिला, जहां वो एक स्कूल में बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे। स्कूल में पहुंचते ही छोटे छोटे बच्चों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। मुख्यमंत्री ने गेंदबाजी की, जिस पर बच्चों ने शॉट भी लगाए। एक बार आउट कर दूं। खेल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री एक क्लासरूम में पहुंचे, जहां वो एक शिक्षक के रूप में नजर आए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कई सवाल जवाब किए। तभी वहां खड़ी शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि क्या वो इन्हें यानी शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ, ये प्रधानमंत्री हैं। जिसके बाद बच्चों के इस जवाब के बाद क्लास में खूब ठहाके लगे। फिर वहां एक खड़े अधिकारी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे। क्लासरूम में काफी देर तक मुख्यमंत्री और बच्चों के बीच सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा। छात्रों ने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। ऐसे में बच्चों की हाजिर जवाबी देखकर मुख्यमंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण भी किया और वहां किए गए इंतजामों की तारीफ भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कर देते हैं पेट्रोल डीजल की, जिसके दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल काफी डिमांड में है। इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बाइक्स का दौर दस्तक देने लग गया है। गुड न्यूज इसके बीच में यह है कि इस दौर में गांव देहात का नौजवान पीछे बिल्कुल नहीं है। हम आपको देसी इनोवेशन का एक नमूना दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक शख्स इलेक्ट्रिक जुगाड़ से फर्राटा भरता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक से 6 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। आप इसे जुगाड़ कहिए, जरूरत या कुछ और, ये हिंदुस्तान के गांव देहात से उभरी वो तस्वीर है जो आज के युवाओं की सोच को दर्शाती है। सड़क पर फर्राटा भरती इस 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक को देखिए। ये इनोवेशन का देसी वर्जन है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक बाइक को एक किसान के बेटे ने देसी जुगाड़ की मदद से बनाया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोहरा गांव के अशहद अब्दुल्ला की ये अनूठी इलेक्ट्रिक बाइक आजकल सोशल मीडिया पर छाई है। अब्दुल्ला की ये बाइक आनंद महिंद्रा सरीखी हस्तियों से भी तारीफ बटोर चुकी है। जी, इसके रॉ मटेरियल सबको मैंने जो है कबाड़े से लेके बनाया हुआ है, तो इसकी कॉस्टिंग 10 से 12 हजार रुपए के करीब आई है। अच्छा, 10 से 12 हजार। और ये कितने देर की चार्ज में कितने देर चलती है? जी, ये इसको फास्ट चार्जिंग हम कर सकते हैं। 5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगी फुल और 150 किलोमीटर चल सकती है। पूरे गांव को अब्दुल्ला की इस कोशिश पर नाज है। दावा किया जा रहा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इस बाइक के जरिए 6 लोग एक साथ 150 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस अनूठी बाइक की लागत महज 10 से 12 हजार रुपए ही आई है। ये लड़का बचपन से ही टैलेंट है इसके अंदर। अभी तो बाइक एक बनाया, वो भी इलेक्ट्रिशियन बाइक है। एक साइकिल बनाया जिसे एक्सीलेटर, आप साइकिल चलाएंगे मतलब पैडल मारते मारते आपका पाँव दुखने लगा, तो उसमें एक्सीलेटर की भी फैसिलिटी है। इस बाइक को बनाने वाले अब्दुल्ला चाहते हैं कि उनकी इस कोशिश का विस्तार हो। इनका ये भी कहना है कि इस अनूठी इलेक्ट्रिक बाइक में कुछ और फीचर्स जोड़े जा सकते हैं और इस शान की सवारी को और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। राजीव कुमार, आजमगढ़, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं क्रिकेट के अनोखे टूर्नामेंट की। गुरुग्राम में सोमवार को तीसरे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन संदीप सिंह शामिल हुए। आपको बता दें कि खनखनाती गेंदों के साथ खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 7 टीमें हिस्सा ले रही है। कुल 24 मैच इसमें खेले जाएंगे। 17 दिसंबर को फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में होगा।
ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत। इन 7 देशों के बीच विश्व चैंपियन बनने की होड़ लगी है। तीसरे ब्लाइंड T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है। 11 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 24 मुकाबले खेले जाएंगे। दिल्ली NCR के अलावा टूर्नामेंट के मुकाबले पंजिम, कटक, इंदौर और कोच्चि जैसे शहरों में खेले जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल और 17 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले बेंगलुरु में होंगे। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों और खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट कर। जी आई थिंक मेरा मानना ये है कि हम सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्पोर्ट खेलने की। हमारे कोई भी एडवर्सिटीज हो, मैं अपनी एडवर्सिटी से बाहर आया हूँ। आई थिंक ब्लाइंड क्रिकेट जो खेल रहे हैं इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अस गाइज कि अगर ये खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते। मतलब अगर ये कंप्लेंट नहीं कर रहे तो हम क्यों कंप्लेंट करते हैं। सो आई जस्ट थिंक ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये टूर्नामेंट हमारे लिए। इस मौके पर हरियाणा सरकार में खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए हमेशा मदद को तैयार रहने का वादा किया। यहाँ पर इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट जो काउंसिल है उनके सभी मेंबर्स को मैं यही ऑफर देना चाहता हूँ कि हरियाणा में आपको कभी भी हमारी जरूरत हो, हम ऑलवेज रेडी हैं आपके साथ। इस बार अजय रेड्डी की कप्तानी में भारत खिताब बचाने के लिए मैदान में उतर रही है और तैयारी जोरदार है। टूर्नामेंट का सबसे सुपरहिट मुकाबला कल यानी 7 दिसंबर को दिल्ली में खेला जाएगा, जब भारत पाकिस्तान की टीमें सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भिड़ेंगी। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एटीएम से नोट निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, ये तो सभी जानते हैं। सोना निकलता है, कभी सुना है? नहीं सुना ना, तो हम आपको वही न्यूज बताने जा रहे हैं। एटीएम से सोना निकलेगा। जी हां, आपने सही सुना, नोट की जगह सोने का सिक्का कैसे निकलेगा? अदिति बताएगी कहानी क्या है। असल में हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है, यानी लोग गहनों की दुकान में जाए बिना ही अब सोना खरीद सकेंगे। हम सभी ने एटीएम से पैसे निकलते तो देखा है, लेकिन अब एटीएम सोना भी उगलेंगे। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन अब ऐसी सुविधा की शुरुआत हो चुकी है जिसके जरिए कोई भी एटीएम से नकदी की तरह गोल्ड भी निकाल सकता है। हैदराबाद में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम से सोने के कॉइन्स निकाले जा सकते हैं। The important feature of this gold ATM is that the prices are updated live. बताया गया है कि इस एटीएम से 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। ये गोल्ड एटीएम दूसरे आम एटीएम की तरह ही काम करता है, जिसके लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत होती है। खरीदार को सोना खरीदने के लिए सबसे पहले इसमें दिए गए ऑप्शन को चुनना होगा, फिर उसे कीमत का चयन करना होगा, जिसके बाद वो अपने बजट के हिसाब से सोना खरीद सकता है। Machines basically dispense the gold coins from 0.5 grams to 100 grams. Total 8 combinations are there, and all the people of whatever be the class, instead of going to jewelry showrooms, they can come here directly and they can get the coins here. इस एटीएम में 5 किलो तक का सोना स्टोर करने की कैपेसिटी है। ऐसे में इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। बताया गया है कि ये सोना उगलने वाले इस एटीएम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है, जो एटीएम के साथ किसी भी तरह के छेड़छाड़ होने पर बजने लगेगा। ये तो हुई सुरक्षा की बात, लेकिन लोगों के मन में अब भी एक सवाल बना हुआ है, वो ये कि अगर एटीएम से सोना निकालते वक्त पैसे कट जाएं या गोल्ड कॉइन ना निकले तो क्या होगा। ऐसे में इस गोल्ड एटीएम को लगाने वाली कंपनी ने बताया है कि ऐसा होने पर 24 घंटे में ग्राहक के खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये गोल्ड एटीएम वहां के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
ऐसे में हैदराबाद के बाद अब कंपनी की योजना देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के गोल्ड एटीएम खोलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं हैदराबाद। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान उतरा है और ये विमान इतना बड़ा है कि सभी की निगाहें इस पर टिक सी गई है। क्या खासियत है, शगुफ्ता बताएगी। चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि श्वेता ने बोला है। एयरबस बेलुगा नाम के इस विमान का इस्तेमाल भारी भरकम उपकरणों को ले जाने के लिए किया जाता है। यही नहीं, इस विमान में और भी कई खासियत हैं। रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए। ये है आसमान में उड़ता हुआ अजूबा, व्हेल जैसी शक्ल और व्हेल जैसा ही विशाल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान, एयरबस बेलुगा। सोमवार को आसमान का ये बाहुबली हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेहमान बना। इस हवाई अजूबे को आसमान में उड़ता देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शक्ल, सूरत और आकार में ये दूसरे विमानों से बिल्कुल अलग है। इसका डिजाइन बेलुगा व्हेल से प्रेरित है और इसी वजह से इसका नाम भी एयरबस बेलुगा रखा गया। बेलुगा व्हेल का सिर भी दूसरे व्हेल के मुकाबले काफी ऊंचा होता है। इस विमान की छत भी दूसरे विमानों के मुकाबले काफी ऊंची है। खास बात यह है कि ये छत भी सामने की तरफ से खुल जाती है। एयरबस बेलुगा का इस्तेमाल विशालकाय उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। एयरबस बेलुगा से पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन का खिताब एंटोनोव 225 को हासिल था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के दौरान एंटोनोव 225 विमान नष्ट हो गया। अब एयरबस बेलुगा ही दुनिया का सबसे विशाल विमान बन गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी की निगाहें एयरबस बेलुगा पर ही टिकी हैं, क्योंकि एविएशन की दुनिया में यह आधुनिक तकनीक की कामयाबी की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।